हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से हो जाती हैं कि इनकी दर सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारित करना संभव नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए उदासीनीकरण, अवक्षेपण इत्यादि। अब मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मंद अभिक्रियाएं, कुछ अभिक्रियाओं की चाल इतनी मंद होती है कि कई दिनों या वर्षों में भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं की दर का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के मध्य कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो मंद चाल से होती हैं और इनकी दर साधारण प्रायोगिक विधियों द्वारा सुगमता से निर्धारित की जा सकती है। मंद अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। प्रायः आणविक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। यदि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी x होती है तो अभिक्रिया की दर समानुपाती dx/dt। अभिक्रिया दर बराबर होगा k dx/dt। अब देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया दर पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या प्रति लीटर बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या में वृद्धि होती है। अब देखते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव। अभिकारकों की निश्चित सांद्रता पर अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है। अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट, दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनमें टक्कर होना आवश्यक है। अणुओं के मध्य सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात उत्पाद नहीं बनते। जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं में उनकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EA कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल में व्यक्त की जाती है। किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है, जो अभिक्रिया के ताप या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण। जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करती है उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया का दर नियम प्रयोगों द्वारा विस्थापित किया जाता है। माना एक अभिक्रिया है A प्लस B बराबर C प्लस D। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिक्रिया B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है तो T समय पर दर समानुपाती A B की पावर 2, तो दर बराबर K A की पावर 1 B की पावर 2। उपरोक्त समीकरण अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहलाता है, क्योंकि इसमें जैसे दिया है कि सांद्रता A की सांद्रता के प्रथम घात, इसलिए यहाँ पर एक घात है, और B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती, इसलिए यहाँ जो सांद्रता की घात होती है वो उसके पावर में लिख देते हैं। जैसे B में 2 है तो 2 पावर में आ गई। उपरोक्त समीकरण अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि।
अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कुल कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे दर समानुपाती a की पावर 1 b की पावर 2। दर समीकरण से अभिकारक a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1 तथा अभिकारक b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2, तो अभिक्रिया की कुल कोटि होगी 1 + 2 = 3। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक, भिन्नात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर समीकरण है प्रोडक्ट दर समानुपाती a की पावर 0 दर बराबर के a की पावर 0। उदाहरण है इसका, सूक्ष्म विभाजित गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 2N2O गैस, इसमें Au की प्रेजेंस में कराएंगे 2N2 गैस बनेगा प्लस O2 गैस, दर समानुपाती N2O की पावर 0 दर बराबर के N2 की पावर 0। दूसरा, मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का तापीय अपघटन, तो इसमें हमें दर प्राप्त होगी दर समानुपाती NH3 की पावर 0 तो दर बराबर के NH अमोनिया होती है ना NH3 की पावर 0 हो जाएगी। सूर्य के प्रकाश में जल के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने की अभिक्रिया जो इस प्रकार से है, देख सकते हैं, दर बराबर आएगा इसमें के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट, स्थिर ताप पर शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण अभिकारक लुप्त होने तक एक स्थिर दर से होती है जो अभिकारक की सांद्रता या समय पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण अभिकारक एक नियत समय में उत्पाद में बदल जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजन मतलब डेरिवेशन प्राप्त होगी। माना स्थिर ताप पर एक अभिक्रिया है ये, तो प्रारंभ में मतलब T=0 पर प्रोडक्ट A है तो T=0 पर मतलब अभिकारक A है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 0, और T समय पश्चात तो इसमें से x माइनस हो जाएगा तो प्रोडक्ट x बना ना, इसलिए अभिकारक से x माइनस हो गया। तो दर समानुपाती होता है कि पावर 0, तो दर होती है dx/dt। तो यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे क्या आएगा, a की पावर 0 आ जाएगा, तो इसे इधर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। k जहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया का नियतांक है। अब इसका समाकलन करेंगे 0 से x, ये 0 से t, तो c समाकलन नियतांक है। T=0 पे x=0, c=0 आ जाएगा। किसी का मान रखेंगे 3 में, x kt+0 kt आ जाएगा, तो k x/t। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक देखते हैं, तो k x/t। k सांद्रता, x जो है यहाँ पर सांद्रता है, सांद्रता लिखते हैं मोल प्रति लीटर में, और t समय है तो समय के लिए समय, मोल अपान ये लीटर यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर हम मोल को लिखेंगे लीटर इनवर्स t इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई सदैव बराबर होती है। अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर समीकरण इस प्रकार से है, दर समानुपाती A, तो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो
कांस्टेंट आ जाता है। दर बराबर के एक स्थिरांक आ जाता है, के इंटू ए हो गया, ए की पावर 1। एग्जाम्पल है N2O5 के तापीय अपघटन की अभिक्रिया की दर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की सांद्रता के समानुपाती है, अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस प्रकार से है रिएक्शन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, H2O2 का तापीय अपघटन। ये विलयन में H2O2 Pt की प्रेजेंस में H2O बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक। तो दर बराबर होगा इसमें कि H2O2 अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन NH4O2। रेडियम का रेडियो एक्टिव विघटन, ये अल्फा का रिलीज होगा इसमें 88 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 226। रेडियम से बनेगा रेडान 86 222 प्लस अल्फा का रिलीज होगा, ठीक। तो दर बराबर समानुपाती होगा रेडियम का पावर 1। एस्टर का जल अपघटन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार से है, टी बराबर 0 पर ये तो ए ही रहेगा, उत्पाद 0 बनेगा। एक्स, अब टी बराबर टी समय पर देखते हैं तो प्रोडक्ट एक्स बनेगा, तो इसमें से ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब दर समानुपाती ए हो गया तो दर को हम एक्स अपान डी टी लिखते हैं, समानुपाती की जगह के आ जाएगा। अब यहाँ पर ए माइनस एक्स, अब इसका समाकलन करेंगे तो फाइनली यह निकल कर आता है के बराबर 2.303 अपान टी लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक है। अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए लक्षण। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना अधिक हो जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात ये कभी पूर्ण नहीं होती। तीसरा पॉइंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। चौथा पॉइंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु केवल अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। माना किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी बराबर टी हाफ समय के लिए, तब ए माइनस एक्स होगा a/2। इसे अर्धायु काल कहते हैं। के बराबर निकलेगा 0.6932 अपान टी हाफ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है समय इनवर्स, के बराबर टी इनवर्स आएगा। अब देखते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण से अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रकट होती है परंतु वास्तव में अभिक्रिया में एक से अधिक अणु भाग लेते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन का एग्जाम्पल देखते हैं, C12H22O11 प्लस H2 C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। ये सुक्रोज है, सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज। ये इसकी दर लिखी हमने की क्रिया विधि। किसी भी अभिक्रिया के लिए संभावित क्रिया विधि अर्थात पदों का अनुक्रम जिनके द्वारा अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया दर एवं अभिक्रिया के दर नियम तथा सिद्धांत के आधार पर प्रस्तावित की जाती हैं। प्रारंभिक अभिक्रियाएं, वह अभिक्रिया जो अभिकारी अणुओं की टक्कर द्वारा एकल पद में होती है, प्रारंभिक अभिक्रियाएं कहलाती है, तथा वह पद प्रारंभिक पद कहलाता है। या इसका एग्जाम्पल है जटिल अभिक्रियाएं। कई अभिक्रियाएं एकल पद में नहीं होती परंतु सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं का प्रत्येक पद एक प्रारंभिक पद कहलाता है और एक प्रारंभिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया के प्रारंभिक पदों में जिस पद की चाल सबसे मंद होती है वह एक निर्धारक पद कहलाता है, क्योंकि यह पद अभिक्रिया की दर निर्धारित करता है।
उदाहरण है, इस अभिक्रिया के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि दो स्टेप में होगी। ये प्रारंभिक पद देखिए, मंद पद, तीव्र पद है। प्रथम पद वेग निर्धारक पद है। अपक्रिया की आणविकता, किसी भी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। एग्जाम्पल, NO2 प्लस CO टेंस टू NO प्लस CO2। इस अपक्रिया के लिए प्रायोगिक दर नियम इस प्रकार से है, दर समानुपाती NO2 की पावर 2 CO की पावर 0। इस अपक्रिया के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि दो प्रारंभ पद हैं, इस प्रकार से हैं। अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में दो NO2 अणु भाग लेते हैं, अतः मंद पद की आणविकता 2 है। दूसरा एग्जाम्पल ये है। अब देखते हैं अपक्रिया की आणविकता और कोटि की तुलना। आणविकता और कोटि, फर्स्ट पॉइंट, अपक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता बताती है। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अपक्रिया की कोटि बताती है। दूसरा पॉइंट, अपक्रिया की आणविकता क्रियाविधि द्वारा ज्ञात करते हैं, अतः आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। अपक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, अतः कोट एक प्रायोगिक राशि है। थर्ड पॉइंट, अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य, भिन्न या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अपक्रिया की कोट शून्य, भिन्न एवं ऋणात्मक हो सकती है। चौथा पॉइंट, आणविकता अपक्रिया पथ में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बताती है। आणविकता की कोटि अपक्रिया के वेग एवं अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। किसी अपक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है। ये एग्जाम्पल देखते हैं। A प्लस बी सी, तो बी को स्थिर रखते हुए ए को परिवर्तित करने पर अपक्रिया वेग समानुपात में परिवर्तित होता है, तो ए को स्थिर रखते हुए बी को परिवर्तित करने पर क्रिया को प्रभावित रहता है। अब क्रिया दर नियम लिखिए। तो माना दर नियम इस प्रकार मान लेते हैं, ए की पावर m बी की पावर n। अब जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम लिखेंगे। बी को स्थिर रखते हुए ए को परिवर्तित करने पर अपक्रिया का वेग समानुपात में परिवर्तित होता है, अर्थात अपकारक ए के सापेक्ष अपक्रिया प्रथम कोटि की है। ए को स्थिर रखते हुए बी की सांद्रता परिवर्तित करने पर वेग अप्रभावी रहता है, अर्थात बी के सापेक्ष अपक्रिया शून्य कोटि की। तो इससे हमने प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार समझते हैं। क्योंकि ए को परिवर्तित करने पर अपक्रिया वेग समानुपात में परिवर्तित होता है, अर्थात ए के सापेक्ष प्रथम कोटि की है। और बी, ए को स्थिर रखते हुए बी की सांद्रता परिवर्तित करने पर वेग अप्रभावी रहता है, इसीलिए इसके सापेक्ष शून्य कोटि की होगी। तो दर समानुपाती ए की पावर 1 बी की पावर 0। और दूसरा है, इक्वेशन दी हुई है, दो समीकरण दी है, रिएक्शन दी है उत्पाद के लिए दर नियम सांताओं के साथ 2 1 0 दर्शाता है वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात। तो दर नियम लिखेंगे, फिर क्या उसके के की वैल्यू निकालेंगे। दर के बराबर समय इनवर्स निकलेगा, मोल इनवर्स की पावर 2 लीटर 2। ठीक, तीसरा सवाल है, इसको भी इसी अनुसार सॉल्व कर लेंगे। यहाँ n की वैल्यू निकालनी थी तो 1.2 आई है। ये चौथा सवाल है। ओके, आप देख सकते हैं और इन्हें ट्राई कीजिए करने का। ये पांचवा सवाल। छठा सवाल है ये। आठवां सवाल।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।